अगर कोई आपसे कहे कि आपके पास सिर्फ 15 मिनट है और इन 15 मिनटों में आपको अपनी जान बचानी है, अपने परिवार को सुरक्षित जगह पहुंचाना है और अगर समय बचे तो अपने घर का जरूरी सामान भी साथ ले जाना है। सुनने में ये किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन असम के हजारों लोगों ने इस डरावनी सच को अपनी आंखों से देखा है। इस साल शिवसागर, जोरहट, सिमलगुड़ी जैसे कई इलाकों में पहली बार इतनी भयानक बाढ़ आई कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ गांव ऐसे थे जहां पहले कभी बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा था, लेकिन इस बार बिना किसी वार्निंग के पूरा इलाका पानी में डूब गया। लोगों को अपना घर, सामान, पालतू पशु सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा और इस वीडियो के बनने तक 80 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 3 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और 21,000 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन बर्बाद हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या इसकी वजह सिर्फ तेज बारिश थी या इसके पीछे छिपे हैं ऐसे अनजाने फैक्टर्स जिन्होंने इस बार असम की बाढ़ को पहले से कहीं ज्यादा भयावह बना दिया? तो आखिर क्यों डूब गया असम, जानेंगे मिलकर आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि असम में राहत और बचाव कार्य सिर्फ प्रशासन की टीम्स ही नहीं, बल्कि इंडियन आर्मी भी ऑपरेशन जल राहत के तहत पूरी शिद्दत से कर रही है। और अगर आप भी भारतीय सेना की तरह अपने देश और देशवासियों के प्रति सम्मान और गर्व महसूस करते हैं, तो आर्टिलरियम आपके लिए लेकर आया है इंडिपेंडेंस डे सेल। यहाँ आपको अशोक स्तंभ और भारतीय तिरंगे से इंस्पायर्ड ये शानदार कार डैशबोर्ड शो पीस मिलते हैं 35% के डिस्काउंट पर। ब्रास फिनिश में डिटेल डिजाइन, इन 8 पीसेस का लुक एकदम प्रीमियम है और आप इसे अपने ऑफिस, डेस्क, कार डैशबोर्ड या स्टडी टेबल पर रख सकते हो। इसलिए बिना किसी देरी के विजिट करो www.artillerium.com। अब सबसे पहले समझते हैं असम की भौगोलिक बनावट। देखो, असम एक बड़ी और नीची घाटी में स्थित है। इसके उत्तर में विशाल पूर्वी हिमालय, दक्षिण में मेघालय का पठार यानी प्लेटू और दूसरी पहाड़ी श्रेणियां हैं। इनके बीच से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इसे एक बड़े कटोरी की तरह समझिए। जब आसपास की पहाड़ों में तेज बारिश होती है तो पानी ढलान के कारण नीचे की ओर बहता है। ये पानी छोटी नदियों और नालों से होता हुआ आखिर में असम की बड़ी नदियों तक पहुंचता है। यानी कई जगहों का पानी एक साथ असम की घाटी में इकट्ठा होने लगता है। इसी वजह से असम की भौगोलिक स्थिति उसे बाढ़ के प्रति पहले से ही संवेदनशील बनाती है। अब बात करते हैं मानसून की। भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून मुख्य रूप से 2 शाखाओं में बटा होता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ती हैं। जब ये हवाएं मेघालय की ऊंची पहाड़ियों से टकराती हैं तो ऊपर उठती हैं और बहुत तेज बारिश करा सकती हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हवा एक गीला स्पंज है। जब ये स्पंज पहाड़ से टकराकर ऊपर उठता है तो उसमें भरा पानी बारिश के रूप में नीचे गिरने लगता है। मेघालय और आसपास के पहाड़ी इलाकों में होने वाली भारी बारिश का पानी ढलानों से बहकर नीचे आता है और असम की नदियों में पहुंचता है। अगर असम में भी उस समय तेज बारिश हो रही हो तो नदियों में पानी बहुत तेजी से बढ़ सकता है। असम की बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र कोई ऐसी नदी नहीं है जो एक ही जगह से बहती चली आती हो। ये छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनने वाली एक विशाल नदी है। अब जरा सोचिए, जब इन सभी नदियों में एक साथ तेज बारिश का पानी भर जाए तो उनका सारा पानी भी एक ही जगह ब्रह्मपुत्र में आकर मिलेगा। ऐसे में नदी का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता है और बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन ब्रह्मपुत्र की एक और खास बात है, ये कई जगहों पर एक सीधी धारा में नहीं बहती। इसकी धाराएं अलग अलग रास्तों में बढ़ती और समय के साथ बदलती रहती हैं। इसे ब्रेडेड रिवर सिस्टम कहा जाता है और इस वजह से नदी का रास्ता और किनारे लगातार बदल सकते हैं और कई इलाकों में कटाव या फिर बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। अब समझते हैं गाद या सेडिमेंट की समस्या। हिमालय और दूसरी पहाड़ियों से बहकर आने वाली नदियां अपने साथ मिट्टी, रेत और छोटे पत्थर लेकर आती हैं। जब नदी पहाड़ों की तेज ढलान से मैदान में पहुंचती है तो उसका बहाव कुछ धीमा हो जाता है। तब वो अपने साथ लाई मिट्टी और रेत का कुछ हिस्सा नदी के तल में जमा करने लगती है।
अब इसे ऐसे समझिए, अगर आप एक गिलास में बार बार मिट्टी वाला पानी डालते रहे तो धीरे धीरे मिट्टी जमा हो जाएगी और गिलास में पानी के लिए जगह कम हो जाएगी। ठीक इसी तरह जब नदी के तल में बहुत ज्यादा गाद जमा हो जाती है तो कुछ जगहों पर नदी की पानी ले जाने वाली क्षमता कम हो सकती है। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे अधिक गाद लेकर चलने वाली बड़ी नदियों में से एक है। भारत के जल संसाधन सूचना तंत्र के अनुसार इसका औसत वार्षिक सेडिमेंट लोड बहुत ज्यादा है, इसलिए भारी बारिश के समय नदी में पानी बढ़ने के साथ साथ गाद भी बड़ी मात्रा में आती है। इससे नदी का तल, उसकी धाराएं और बहाव लगातार बदल सकते हैं। असम का बड़ा हिस्सा एक समतल बड़ा मैदान यानी कि फ्लड प्लेन है। बाढ़ मैदान वो इलाका होता है जहां नदी का पानी बहुत बढ़ने पर फैल सकता है। इसे नदी की प्राकृतिक अतिरिक्त जगह की तरह समझो। जब नदी में सामान्य से ज्यादा पानी आता है तो वो अपने किनारों से बाहर निकलकर आसपास के मैदानों में फैल सकती है। इसलिए असम में बाढ़ सिर्फ एक अचानक होने वाली घटना नहीं है। कुछ इलाकों में नदी का पानी फैलना एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी है। लेकिन जब बहुत ज्यादा बारिश, तेज बहाव और कई नदियों का पानी एक साथ पहुंचता है तो यही प्राकृतिक बाढ़ बहुत बड़े संकट का रूप ले सकती है। अब सवाल है कि क्या बाढ़ के पीछे सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार है? जवाब है नहीं। इंसानी गतिविधियां भी कई जगहों पर बाढ़ के खतरे और उसके नुकसान को बढ़ा सकती हैं। पहले पहाड़ी इलाकों और जंगलों में बहुत सारे पेड़ होते थे। जब बारिश होती थी तो पेड़ों की पत्तियां पानी की रफ्तार को कम करती थी। उनकी जड़ें मिट्टी को मजबूत बनाए रखती थी और पानी के एक हिस्से को जमीन में जाने में मदद करती थी। लेकिन जब जंगल कम होते हैं तो बारिश का पानी ज्यादा तेजी से सतह पर बह सकता है। इसे ऐसे समझो, एक घास वाले मैदान पर पानी डालिए। घास और मिट्टी पानी को कुछ हद तक रोक सकती है, लेकिन अगर उसी जगह की मिट्टी खाली और सख्त हो तो पानी तेजी से बहने लगेगा। वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव भी बढ़ सकता है और ये मिट्टी नदियों में पहुंचकर गाद की समस्या को और बढ़ा जाती है। बाढ़ को रोकने के लिए नदियों के किनारे कई जगह तटबंध या एम्बैंकमेंट्स बनाए गए हैं। इनका काम नदी के पानी को किनारे के अंदर रखने में मदद करना है। लेकिन अगर किसी जगह तटबंध कमजोर हो जाएं, टूट जाएं या उसकी सही देखभाल ना हो तो पानी अचानक आसपास के इलाकों में फैल जाता है। इसके अलावा शहरों की तेजी से फैलाव भी समस्या बढ़ा सकता है। जब खेतों, तालाबों और खाली जमीन की जगह सड़कें और इमारतें बन जाती हैं तो बारिश का पानी जमीन में कम समाता है। फिर वो तेजी से सड़कों और नाले में भरने लगता है और इसी वजह से गुवाहाटी जैसे शहरों में नदी की बाढ़ के साथ साथ तेज बारिश से होने वाली शहरी जलभराव की समस्या भी देखने को मिलती है। इस बार की बाढ़ के पीछे एक ही कारण नहीं था। कई दिनों तक हुई तेज मानसूनी बारिश ने ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जल स्तर बहुत बढ़ा दिया। कई इलाकों में नदियां खतरे के निशान के आसपास या उससे ऊपर पहुंच गईं और बड़ी संख्या में गांव पानी की चपेट में आ गए। हाल ही के आधिकारिक और समाचार अपडेट के अनुसार इस बाढ़ का असर लाखों लोगों के जीवन पर पड़ा और दर्जनों लोगों की जान भी चली गई है। कहीं नदी का पानी मुख्य कारण होता है तो कहीं पहाड़ों से अचानक आने वाला पानी और कहीं शहरों में खराब जल निकासी। तो दोस्तों, असम में बाढ़ सिर्फ तेज बारिश की वजह से नहीं आती। इसके पीछे असम की नीची घाटी, हिमालय और मेघालय की पहाड़ियां, ब्रह्मपुत्र का विशाल नदी तंत्र, 50 से ज्यादा सहायक नदियां, पहाड़ों से आने वाली गाद और नदी के बदलते रास्ते जैसे कई प्राकृतिक कारण हैं। वहीं जंगलों की कटाई, मिट्टी का कटाव, अनियोजित निर्माण, कमजोर जल निकासी और तटबंधों से जुड़ी समस्याएं कई जगहों पर इस संकट को और भी गंभीर बना देती है। यानी असम की बाढ़ प्रकृति और इंसानी गतिविधियां दोनों से जुड़ी एक बहुत जटिल समस्या है, जिसका सॉल्यूशन निकालना किसी के लिए भी आसान नहीं है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद असम हर साल क्यों डूब जाता है, आपको इस सवाल का जवाब मिल गया हो। जवाब मिला हो और वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर देना। जल्द ही फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।